साथियों नमस्कार। मैं लाइब्रेरियन हितेंद्र चौधरी कैरियर क्लासेज जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों ये जो क्लास है हमारी सूचीकरण को लेके ही है। हमारा पहले वाला पार्ट हम पूरा करा चुके हैं और उसी पार्ट में ये जो पार्ट है जोड़ के ही है। आगे के जो प्रश्न हैं 50 करा चुके हैं। 50 के बाद के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों आप लोगों को पता है कि हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है, इस किताब का सॉल्यूशन चल रहा है। ये जो किताब पीछे दी गई है इसका पूरा सॉल्यूशन हम लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें कई लोगों की टीम लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इस किताब को कराने का एक उद्देश्य हमारा है। तो इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ आगे का जो प्रश्न है उसकी ओर अपन चलते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, ज्यादा समय आपका खराब हम लोग करेंगे नहीं। तो सबसे पहले कैटालॉग कुछ तत्वों की एक ऐसी सूची जो किसी निश्चित प्लान के साथ व्यवस्थित होती है। कल मैंने इससे पहले वाली क्लास में एक बात कही थी आप लोगों से कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी परिभाषाएं आप लोगों को याद करते हुए चलनी है। अब उन परिभाषाओं में मैं बात करता हूं किसकी। एक तो मैंने आपको कहा था कि भाई वर्गीकरण की जो परिभाषा है ना, वर्गीकरण की, वो वर्गीकरण की परिभाषाएं आप लोग याद कर लेना। दूसरा मैंने कहा था कि सूचीकरण की जो परिभाषाएं हैं, सूचीकरण की परिभाषाएं भी आप लोगों को याद करनी है। अब परिभाषाएं आप लोग साइकोलॉजी में भी बहुत सारी परिभाषा याद करते हो और भी कई विषयों में बहुत सारी परिभाषाएं आप लोग याद करते हो। इसी तरीके से सिर्फ 3 चीजों की परिभाषाएं आप लोग याद कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा सिलेबस जो है बहुत छोटा ही है। जो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है तो उसमें वर्गीकरण और सूचीकरण और एक और चीज है जिसका नाम है अंकन। इन तीनों की परिभाषाएं आप लोग याद कर लेना। इन तीनों की परिभाषाओं में से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो उसी परिभाषा में से ये परिभाषा टाइप है जिसमें कहा गया है कि कैटालॉग कुछ तत्वों की एक ऐसी सूची है। तो परिभाषा किसकी है? ये कैटालॉग की परिभाषा है। कैटालॉग कुछ तत्वों की एक ऐसी सूची है जो किसी निश्चित प्लान या कह सकते हैं योजना, निश्चित प्लान या निश्चित योजना के साथ व्यवस्थित होती है। आप लोगों को एक कीवर्ड पकड़ना होता है कोई भी परिभाषा को याद करने के लिए। आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी परिभाषा होगी तो उस परिभाषा को याद करने के लिए सिर्फ एक कीवर्ड पकड़ लीजिए। अब इसमें हम लोगों को क्या कीवर्ड पकड़ना है कि निश्चित प्लान या निश्चित योजना के साथ अगर कोई चीज व्यवस्थित हो रही है तो वो परिभाषा किसने दी थी, ये यहाँ पर कहा गया था। तो ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को देने वाले कौन थे? सीए कटर थे। कौन थे? सीए कटर जो महोदय हैं उनके द्वारा ये परिभाषा दी है। चार्ल्स सेमी कटर इनको कहा जाता है। सीए कटर की अपन बात करें तो सीए कटर जो है, इनकी हम बात करें तो सीए कटर जो सूचीकरण के एक तरह से पिता कहे जाते हैं। किसके कहे जाते हैं? सूचीकरण के। याद रखना, सूचीकरण के ये क्या कहे जाते हैं? फादर ऑफ कैटलॉग। अब दूसरी हम बात करें कि इन्होंने 1876 ईस्वी में, सन 1876 ईस्वी में एक कैटलॉग कोड का निर्माण किया था। उस कैटलॉग कोड का जो नाम था वो था रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कोड, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कोड, आरडीसी के नाम से भी उसको जानते हैं। और उस कैटलॉग कोड को इनके द्वारा 1876 में दिया गया था। और ये जो कैटलॉग कोड था एक तरह से वैज्ञानिक प्रवृत्तियों पर आधारित था, इसलिए इनको सूचीकरण का जो है जनक कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सीए कटर है। क्या नाम है? सीए कटर है। अगला प्रश्न है विशिष्ट ग्रंथालय, जो हमारी स्पेशल लाइब्रेरी होती है। आप लोगों को पता होगा कि लाइब्रेरी 3 प्रकार की होती है, जिसमें अपनी एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, जिसमें हमारी स्पेशल लाइब्रेरी होती है और एक पब्लिक लाइब्रेरी होती है। तो इसमें जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है, विशिष्ट ग्रंथालय जो होते हैं, उसमें पाठकों की मांग मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है? जो हमारे रीडर्स आते हैं। जैसे आप लोगों के पास लाइब्रेरी है, आप एक पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं, आप एक स्पेशल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं, या आप एक एकेडमिक लाइब्रेरी जैसे कि आपकी स्कूल लाइब्रेरी हुई, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हुई, कॉलेज लाइब्रेरी हुई, तो ये सारी की सारी एकेडमिक लाइब्रेरी में आती हैं। तो अब उनकी हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न हमसे क्या पूछा है? प्रश्न हमसे पूछा है कि जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है, अब स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है? स्पेशल लाइब्रेरी का मतलब होता है कि किसी विशिष्ट योजना के साथ कोई लाइब्रेरी बनाई गई है। जैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और उस इंजीनियरिंग कॉलेज की जो लाइब्रेरी होगी वो एक तरह से स्पेशल लाइब्रेरी होगी। अपना जेल पुस्तकालय है, मेडिकल लाइब्रेरी है ना। तो इस तरीके की जो लाइब्रेरी होंगी जो किसी विशिष्ट चीज से ही उसका जो कलेक्शन है किसी एक स्पेशल चीज का ही होता है। इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग से संबंधित होता है, तो ऐसी जो लाइब्रेरी होती है उसको स्पेशल लाइब्रेरी कहा जाता है। तो उसमें जो पाठक आते हैं उन पाठकों का कह सकते हैं कि मांग जो होती है ना वो किसके आधार पर होती है। तो आप लोगों को खूब अच्छे से पता होगा
कि वो अपनी विषय के अनुसार उस चीज का मांग करते हैं, ठीक है ना, विषय के अनुसार मांग करते हैं। विशिष्ट ग्रंथालय जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी, शैक्षणिक, शैक्षणिक पुस्तकालय, और दूसरा कौन सा होता है, सार्वजनिक पुस्तकालय। दूसरा कौन सा होता है, सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय। और तीसरी जो हमारी है ये है विशिष्ट। तो इस तरीके से 3 लाइब्रेरियां होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक नेशनल लाइब्रेरी भी होती है। नेशनल लाइब्रेरी जो होती है साथियों, वो एक तरह से पब्लिक लाइब्रेरी होती है, इसलिए वो नेशनल लाइब्रेरी हमारी एक चौथा डिवीजन उसको नहीं कहा जा सकता। कई लोगों की कई किताबों में मैंने देखा था कि लाइब्रेरियों को 4 भागों में बांट रखा है, जिसमें जो नेशनल लाइब्रेरी होती है उसको भी एक टाइप बता रखा है, जबकि वो एक टाइप नहीं होता है, वो एक पब्लिक लाइब्रेरी का ही एक डिवीजन होता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा इसी श्रृंखला में, निम्नलिखित में से कौन सा किसी दस्तावेज के मेटा डेटा के सही वास्तविक चित्रण का एक उदाहरण है। तो कहने का मतलब यदि हम किसी कैटलॉग की बात करें तो उसमें दस्तावेजों का जो मेटा डेटा जो होगा तो उसका हम वास्तविक रूप से चित्रण करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक किताब है, कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, और यदि हम उसका क्या करेंगे, चित्रण यदि हम करेंगे तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम उसका चित्रण कर सकते हैं, तो वो कौन सी है, कार्ड कैटालॉग है। कार्ड के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपके पास एक कार्ड होता है जिसमें फर्स्ट वर्टिकल होता है, सेकंड वर्टिकल होता है, ये लीडिंग लाइन होती है, और 5x3 इसका क्या होती है, साइज होती है, 12.5 x 7.5 इसकी सेमी में होती है, और ये इसकी इंच में होती है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से जो चित्रण का अगर कार्य हमें करना है तो वो किसके लिए, कार्ड कैटालॉग कार्ड उसमें उपयोग में लिया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे का प्रश्न है हमारा, सूचीकरण में साइन लोगो। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और किताब में भी 1-2 बार आ गया है, रिपीट भी हो गया है ना। तो साइन लोगो जो है कि ये किसके लिए है, तो ये स्थान के बिना यदि कोई प्रकाशन अपना उद्देश्य बता रहा है तो वो साइन लोगो उसके लिए यूज लिया जाता है ना, SL करके इस तरीके से। ओके, चलिए अगला है साझा सूचीकरण, और एक होता है सहयोगी सूचीकरण। तो ये किसके उदाहरण है, साझा सूचीकरण का मतलब है रिसोर्स कैटलॉग, और एक सहयोगी सूचीकरण, कहने का मतलब बात दोनों की एक ही है। इसमें हम बात करें साझा सूचीकरण या सहयोग सूचीकरण, तो कहने का मतलब हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है और हमारे आसपास की भी लाइब्रेरी होती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग उस लाइब्रेरी से अपने रिसोर्सों की शेयरिंग करते रहते हैं कि भाई कोई चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो उसको आप ले लीजिए, आपसे हम ले लेंगे, या आपके पास कोई चीज उपलब्ध नहीं है तो वो किताब, जैसे आपके पास कोई रीडर आया और रीडर आया तो आपके पास उसने कोई किताब मांगी, आपको पता है कि वो हमारी लाइब्रेरी में नहीं है, तो अब आप लोग क्या करोगे कि जाइए पास वाली लाइब्रेरी से वो किताब लाके इनको दे दीजिए। तो एक तरह से वो क्या हो गया, एक रिसोर्स शेयरिंग का काम हो गया। तो ऐसे ही रिसोर्स शेयरिंग में अपन चलेंगे तो ऐसे सूचीकरण का भी साझा कर लिया जाता है ना, सूचीकरण का भी साझा कर लिया जाता है, और उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है यूनियन कैटलॉग। साझा सूचीकरण या सहयोगी सूचीकरण को क्या कहा जाता है, यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग मतलब 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय मिलकर किसी एक कैटलॉग को बना लेते हैं, उसको यूनियन कैटलॉग कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी लेखक द्वारा स्वयं की पहचान छुपाने के लिए कोई नाम रखा जाए तो वह क्या कहलाता है। अब देखिए सीधा सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, आपकी डिस्प्ले पे भी कई बार आ गया है, 2 से 3 बार आ गया है, और कई बार मैंने आपको बता दिया है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें क्या कहा है कि लेखक के द्वारा यदि स्वयं की पहचान छुपाने के लिए कोई नाम रखा गया है, तो अगर कोई नाम, जैसे आप मान लीजिए आप घर पे आपका घर पे कोई और नाम है और आपका डॉक्यूमेंट्स में और नाम है, कहने का मतलब जैसे घर पे आपका चिंटू चिंटू सब बोलते हैं आप लोगों को, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्सों में नाम कुछ अलग ही है, तो कहने का मतलब यह है कि आपका वो नाम कैसे होगा, वो नाम स्यूडोनेम से जाना जाएगा, छद्म नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, उसको किस नाम से जाना जाएगा, छद्म नाम से जाना जाएगा। अब अगला है, 2 प्रलेखों के मध्य एक विषय समानता स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है इसमें, यदि 2 प्रलेख हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, उन दोनों डॉक्यूमेंट्सों के मध्य में एक विषय की समानता स्थापित करी जा रही है, तो उस विषय की समानता को स्थापित करने के लिए यहां पर किया जाने वाला तरीका उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या,
यहां पर उसको कहा जाता है सह उद्धरण युग्मन, उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह उद्धरण युग्मन उसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है विषय प्रसूची, सब्जेक्ट कैटलॉग कहते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट कैटलॉग से क्या अभिप्राय है? तो सब्जेक्ट कैटलॉग से क्या अभिप्राय है ये यहां पर पूछा गया है। तो क्या होता है? वो विषयों की सूची होती है क्या? प्रसूची के लिए विषयों का विभाजन होता है क्या? विषय संलेख युक्त प्रसूची होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं होता है? तो वो क्या होती है? विषय संलेख युक्त एक क्या होती है? एक प्रसूची होती है, एक कैटलॉग, एक सूची होती है। किसके सहित? विषय के सहित, विषय से युक्त। ठीक है ना? तो इसमें राइट आंसर होगा 3। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है पुस्तक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कोड। अब ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एक बार को ऐसा लग रहा होगा कि ये नाम कितना बड़ा है, कैसे ये पुस्तक है, किसकी पुस्तक है। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उन लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने ये लाइब्रेरी की ये जो पुस्तक है इसका नाम नहीं पढ़ा होगा तो उन लोगों को ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा। लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको लगेगा कि ये तो वही चीज है। तो देखो इसमें क्या है कि एक आपने नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। आपने सुना होगा कि ये डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर SR रंगनाथन। क्लियर है? डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा ये दी गई थी। 1934 में इसका जो है फर्स्ट एडिशन आया था। ठीक है ना? 1934 में फर्स्ट एडिशन आया था। 5 इसके एडिशन अब तक आ चुके हैं। 5 इसके एडिशन अब तक आ चुके हैं और इसका 5वां जो एडिशन है वो 1964 में आया था और इसका एक एडिशन और था जिसका नाम था चौथा एडिशन। 5 एडिशन इसके आ चुके हैं और 5 एडिशनों में एक चौथा 1 2 3 4 5 एडिशन इसके अब तक आ चुके हैं। अब देखो पुस्तक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कोड। आपका जो CCC है ना, CCC, इसका अगर पूरा नाम है तो वो पूरा नाम यही है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। आप लोग सिर्फ इतना पढ़ते हो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, लेकिन इसको आगे भी अपन देखते हैं। तो विथ एडिशनल रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कोड कहने का मतलब ये क्लासिफाइड के होने के साथ साथ ये कैसा हो गया है? ये डिक्शनरी कैटलॉग कोड भी हो गया है। तो ये जो है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आया कब था? 1934 में इसका पहले एडिशन आया था। SR रंगनाथन के द्वारा ये स्कीम दी गई है और इसके 5 एडिशन अब तक आ चुके हैं और 1964 में इसका 5वां एडिशन आया था। तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में यहाँ पर उत्तर जो है आपको पता चल गया होगा कि ये डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा ये क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कोड दिया गया था। क्लियर है? अब आपको प्रश्न एक ऐसा भी आ सकता है कि डिक्शनरी कैटलॉग कोड किसके द्वारा दिया गया? तो वो भी डॉक्टर SR रंगनाथन ही उत्तर आपके आता है। ऐसा कोई प्रश्न आपके लिए पूछा जाता तो। चलिए आगे का है कई ग्रंथालयों को सम्मिलित सूची को क्या कहा जाता है? अब एक ही चीज बार बार आपके लिए आ रही है तो कहने का मतलब ये एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है? चाहे वो उसको ऐसे घुमा के पूछ ले या फिर उसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे? कि कई ग्रंथालय, मैंने आपको कहा था कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय, 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय मिलकर किसी सूची का निर्माण करते हैं, किसी सूची का निर्माण करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है यूनियन कैटलॉग। क्या कहा जाता है उसको? यूनियन कैटलॉग कहा जाता है। कई ग्रंथालयों की सम्मिलित अगर सूची बन रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको यूनियन कैटलॉग कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे का प्रश्न आपके लिए है वर्क ऑफ अननोन ऑथरशिप फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। अब देखिए ये जो है ये आपकी जो बुक है उस बुक में इसका आंसर जो दे रखा है वो गलत दे रखा है, लेकिन आप लोगों को उसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि इससे पहले हम कई सारे प्रश्न कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इस प्रश्न को आप भले ही अपनी बुक में काट देना। क्यों? क्योंकि इससे पहले और ऐसे कई प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो इसको भले ही काट देना। इसको सही भी करना चाहो तो आप इसको ऐसे सही कर लेना। क्लियर है? चलिए अगला है इन द कैटलॉग कार्ड वर्क
एंट्रीड अंडर द टाइटल आर कॉल्ड एस। तो कहने का मतलब जो कैटलॉग कार्ड होता है किसके अंडर में, टाइटल कैटलॉग कोड को, उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें तीन, फर्स्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है, थर्ड दे रखा है। तो कहने का मतलब जो हमारा कैटलॉग कार्ड जो होता है उसका जो वर्क है, ठीक है ना, उसका जो वर्क है मतलब पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर सभी लाइनें, ठीक है ना, पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसको छोड़कर सभी लाइनें, मतलब कौन सा, अपना हैंगिंग, हैंगिंग इंडेंशन इसको कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि ये देखो ऑनलाइन आजकल क्या है, ऑनलाइन कैटलॉग बन रहे हैं, ऑनलाइन बन रहे हैं, तो ऑनलाइन में इसको क्या कहा जाता है, हैंगिंग। अब आपको पता होगा कि आप ASCR2 को जब पढ़ते हो तो ASCR2 में आप फर्स्ट वर्टिकल पढ़ते हो, सेकंड वर्टिकल पढ़ते हो और तीसरी आप इमेजिनरी लाइन भी पढ़ते हो कि नहीं। तो वो तीनों एक तरह से इसके वो क्या हो गए, फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल और थर्ड वर्टिकल। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन कहा गया है कि कहने का मतलब उसमें हम 0.5 इंची दूरी पर अगर कोई शब्द स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हैंगिंग, हैंगिंग उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन हो गई, इसको क्या कहा जाएगा, हैंगिंग इंटेंशन कहा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर का, और 63 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन दैट एडवोकेटेड फॉर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन कैटलॉग कार्ड फॉल्स अंडर। मतलब इसमें क्या होता है कि विवरण का वह स्तर जो सबसे व्यापक विवरणात्मक सूचना कैटलॉग कार्ड को अनुसंसाधित करता है उसको क्या कहा जाता है, ये यहां पर पूछा गया है। तो वो कौन सी उसके कह सकते हैं कि उसको कौन से वर्टिकल से, उसको कौन से लेवल से स्टार्ट करते हैं, किसको, लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन एडवोकेट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन कैटलॉग कार्ड। कैटलॉग कार्ड की जो मोस्ट इंफॉर्मेशन होती है उसको किसके बाद में लिखा जाता है, तो जो थर्ड लेवल जो होता है, थर्ड लेवल से उसको स्टार्ट किया जाता है। मैंने आपको बताया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो थर्ड से उसको स्टार्ट किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है द क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड होता है वो क्या है, तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को ही क्या कहा जाता है, तो एक तो होता है टाइटल कैटलॉग, एक होता है ऑथर कैटलॉग, एक होता है सब्जेक्ट कैटलॉग और एक होता है डिक्शनरी कैटलॉग। तो क्लासिफाइड कैटलॉग क्या होता है, सब्जेक्ट कैटलॉग होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट कैटलॉग होता है। अगला प्रश्न है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। NAPC, NAPC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो NAPC की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्विजिशन एंड कैटलॉगिंग। क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्विजिशन एंड कैटलॉग। ये किसकी फुल फॉर्म है, NPAC की। NPAC की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो N का मतलब नेशनल, P का मतलब प्रोग्राम और A का मतलब एक्विजिशंस और अगला है कैटलॉगिंग। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है इन विच ईयर ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग कोड प्रिंटेड बुक्स वाज पब्लिश्ड। जो हमारी ब्रिटिश म्यूजियम कोड है उन्होंने जो प्रिंटेड बुक्स जो है, उन्होंने प्रिंटेड बुक्स को पब्लिश करना कब स्टार्ट किया था। अब आप लोगों ने पता होगा कि ये ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो है ये किसके, ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग जो है ये ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो आया था वो किसके द्वारा दिया था, वो दिया था एंथोनी पेनिजी के द्वारा। किसके द्वारा दिया था, एंथोनी पेनिजी। एंथोनी पेनिजी कौन थे, सूचीकरण से संबंधित थे। इन्होंने सूची को क्या कहा था, इन्होंने सूची को नेत्रों की संज्ञा दी थी, नेत्रों की संज्ञा दी थी, नेत्रों की संज्ञा दी थी। अब नेत्रों की संज्ञा कैसे दी थी, तो नेत्रों की संज्ञा ऐसे दी थी कि इन्होंने कहा था कि जैसे हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी में कैटलॉग जो होता है वो उसकी आंखें होती हैं लाइब्रेरी की, है ना। तो ऐसे उन्होंने नेत्रों की संज्ञा दी थी, किसको, कैटलॉग को। और ये किसने दी थी, एंथोनी पेनिजी ने। और एंथोनी पेनिजी का ये जो ब्रिटिश म्यूजियम कोड आया था ये 1841 में आया था। ठीक है साथियों। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर अंडर द कैटेगरीज यूनियन कैटलॉग। कहने का मतलब कि जो यूनियन कैटलॉग जो है उसके अंडर में कौन कौन सी चीजें आती हैं
ये यहां पर पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग के लिए प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एक तो ब्रिटिश बुक इन प्रिंट, प्रेस इन इंडिया, न्यू सीरियल, या फिर NUCSSI। तो आप लोगों को खूब अच्छे से मैंने पहले बता दिया था कि ये जो है ये क्या है, एक यूनियन कैटलॉग है। क्या है ये? एक यूनियन कैटलॉग है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इसमें से यूनियन कैटलॉग कोड कौन सा है, सॉरी यूनियन कैटलॉग कौन सा है, तो वो यूनियन कैटलॉग है। अब इसको प्रकाशित करने का काम कौन कर रहा है? निस्पर कर रहा है। आपको पता होगा कि निस्केयर जो है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? निस्पर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? उसका नाम चेंज करके निस्पर कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगला है, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग। तो कहने का मतलब जो केंद्रीकृत सूचीकरण जो है, इनमें से कौन सा उसकी विशेषता नहीं है केंद्रीकृत सूचीकरण की, ये यहां पे आपसे पूछा गया है। तो पहला है टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब एक तरह से काम का जो है डुप्लीकेशन, ये यहां पर इससे फायदा होता है। दूसरा होता है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैटलॉगिंग, मतलब एक तरह से कॉस्ट का जो कह सकते हैं, हमारी कॉस्ट बचती है इससे। यदि हम यूनियन कैटलॉग बनाते हैं, यदि हम एक तरह से सेंटर कैटलॉग बनाते हैं तो, ठीक है ना, केंद्रीकृत सूचीकरण अगर हम बनाते हैं तो। टू राइज ऑफ लेवल क्वालिटी ऑफ कैटलॉगिंग, मतलब क्वालिटी का एक लेवल जो है वो भी बढ़ता है इससे, ठीक है ना। अगला है टू प्रमोट द यूज ऑफ ई रिसोर्स। तो क्या ये ई रिसोर्स को प्रमोट करता है? नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ये 4 नंबर इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। ये यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया था। अगला है द वर्ड कैटलॉग हैज बीन ड्राइवेड फॉर ग्रीक फर्ज। तो कहने का मतलब जो हमारा एक ग्रीक शब्द है, सबसे पहले मैंने आपको क्लास स्टार्ट जब हुई थी तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक शब्द है जिसका नाम है कैटलॉग। ठीक है, एक शब्द है जिसका नाम है कैटलॉग, जिसको हम बोलते हैं सूचीकरण हिंदी में, है ना। और सूचीकरण हिंदी में बोलते हैं। और ये जो है सूचीकरण और एक कैटलॉग शब्द जो है, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसको बोला जाता है काटा प्लस लोगोस। और काटा प्लस लोगोस मतलब काटा लोगोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? काटा लोगोस। अगला प्रश्न है ऑफिशियल कैटलॉग ऑफ यूनियन कैटलॉग इन मोस्टली यूज। कहने का मतलब अपन से पूछा गया है कि ऑफिशियली रूप से जो कैटलॉग होते हैं या यूनियन कैटलॉग जो होते हैं, उनका मोस्टली यूज किसके द्वारा किया जाता है। अब आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो, कभी आपने देखा कि आप लोग कैटलॉग का यूज कर रहे हो? नहीं करते आप लोग ज्यादा से ज्यादा सूचीकरण की जगह वर्गीकरण का यूज करते हो। आप लोग कह सकते हैं कि आपकी जो एक्सेशन रजिस्टर है उसका भी एक बार कोई यूज कर सकते हो, हालांकि एक्सेशन रजिस्टर का भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर पूछा क्या है कि इसका जो मेनली यूज है जो कौन करता है? मेनली यूज जो होता है वो स्टाफ के द्वारा किया जाता है, ना कि स्टूडेंटों के द्वारा, रीडर्स के द्वारा। तो इसका जो है लाइब्रेरी का जो स्टाफ होता है वो इनका कैसे मोस्टली यूज करता है, ठीक है ना, यूनियन कैटलॉग हो या अपना ऑफिशियल कैटलॉग हो। क्लियर है? चलिए अगला है टेक्निकल सेक्शन। आप लोगों ने सेक्शन पढ़े होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले एक्विजिशन सेक्शन होता है, हमारे पास किताब का चयन किया जाता है। ये जो यूनिट है ये रेफरेंस सर्विस वाली यूनिट है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल सेक्शन है उससे प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को इसमें रखा है। कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमारी एक तरह से एक्विजिशन सेक्शन होता है, एक्विजिशन सेक्शन में कई सारी चीजें होती हैं। किताब हमारे पास आती है, बुक का सिलेक्शन, उसके बाद में हम उसकी एंट्री एक्सेशन रजिस्टर में करते हैं, एक्सेशन रजिस्टर में करने के बाद बिलिंग करते हैं, और बिलिंग करने के बाद हम लोग उसको फिर टेक्निकल सेक्शन में भेजते हैं। और टेक्निकल सेक्शन में भेजने के बाद सबसे पहले होता है उसका क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन होने के बाद उसका क्या होता है? कैटलॉगिंग होता है। तो टेक्निकल सेक्शन भी हमारा एक सेक्शन होता है लाइब्रेरी में, जिसमें एक तो टेक्निकल सेक्शन होता है, सॉरी एक तो क्लासिफिकेशन होता है और एक क्या होता है? कैटलॉग होता है। तो कहने का मतलब क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग किस कौन से सेक्शन में आते हैं? टेक्निकल सेक्शन में आते हैं, है ना। एक सेक्शन और आता है, हालांकि प्रक्रियाकरण भी होता है उसमें टेक्निकल सेक्शन में, तो वो भी हम उसको पढ़ सकते हैं कई बार। अगला प्रश्न है किस पुस्तकालय द्वारा सर्वप्रथम मुद्रित सूचिका उपयोग में लाई गई। अब देखो यहां पर क्या कहा गया है कि ऐसा कौन सा जो पुस्तकालय है उसने सबसे पहले मुद्रित सूची का उपयोग प्रारंभ किया गया था।
तो मुद्रित सूची जो होती है उस मुद्रित सूची का सबसे पहले जो है ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा किया गया था। कौन से के द्वारा? ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा इस सूची का प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, सूची पत्रकों पर पुस्तकों के विषयांक हेतु प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को विषय शीर्षक कहते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो कहने का मतलब देखो फिर से वही बात है, फिर से वही परिभाषा वाली बात आ गई है, कथन वाली बात आ गई है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 3-4 चीज ऐसी हैं, उनकी कथन उनकी परिभाषाओं को आप लोग पढ़ लेना। तो उन परिभाषाओं, उन सूची की परिभाषाओं में से ही, उन सूची के कथनों में से ही ये चीज बताई गई है। क्या है कि इसमें क्या कहा गया है? देखो फिर वही कीवर्ड वाली बात आ जाएगी, सूची पत्रकों पर पुस्तकों के विषयांक हेतु प्रयुक्त शब्द या वाक्यांशों को विषय शीर्षक कहते हैं, है ना। सूची पत्रकों पर जो पुस्तकों के विषयांक हेतु प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश विषय शीर्षक कहलाते हैं। ये कथन किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो कथन है, ये कथन देने वाले कौन थे? मार्गरेट मान। और मार्गरेट मान जो है एक महिला है, याद रखना, महिला है ये, है ना, एक महिला है, महिला का नाम है मार्गरेट मान। और इनका जो संबंध है सीधा सीधा सूचीकरण से है। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था कि मार्गरेट मान का संबंध किससे है? वर्गीकरण से है, सूचीकरण से है, डॉक्यूमेंटेशन से है, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। तो ये अगर प्रश्न आपके लिए एग्जाम में पूछा जाए तब आप लोग आंसर दे देना कि इसका जो है संबंध सूचीकरण से है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे आप। चलिए आगे का प्रश्न है इसी श्रृंखला में। देखो डिक्शनरी कैटलॉग कोड कब आया था? 1945 में। आप देखो सीसीसी की अपन बात करेंगे फिर से। सीसीसी जो है, आप लोग देखिए सीसीसी का सीधा सा फंडा है कि 1934, कहने का मतलब 3-4, फिर 1945, तो कहने का मतलब ये इसका फर्स्ट एडिशन, तो ये इसका सेकंड एडिशन। और सेकंड एडिशन में ही जो हमारी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है उसको डिक्शनरी कैटलॉग कोड भी बना दिया गया था। ठीक है ना। तो यहां से ये डिक्शनरी कैटलॉग कोड की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है। तो 1934 में पहला एडिशन आया था और 1945 में जब इसका दूसरा एडिशन आया था उसमें डिक्शनरी कैटलॉग कोड को जोड़ दिया गया था। और उसके द्वारा ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सीधी सी बात है, ये तैयार कौन करेंगे? हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन करेंगे, क्योंकि पहला एडिशन किन्होंने दिया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, माइक्रोफिश का मानक आकार क्या होता है? आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारी जो कैटलॉग होता है उसके बहुत परंपरागत अपरंपरागत जो भौतिक भाग होते हैं उनको परंपरागत या अपरंपरागत में मैंने बांटा था, है ना। एक तो मैंने बताया था कि जो हमारी जो सूची होती है या सूचीकरण जो होता है उसको 2 भागों में बांट के चलते थे। एक तो है बाह्य मतलब फिजिकल फॉर्म, है ना, दूसरा है आंतरिक। मैंने पहले भी बताया था लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। बाह्य में एक तो परंपरागत और एक था अपरंपरागत। ठीक है ना। तो परंपरागत की अपन बात करते हैं तो परंपरागत में सबसे पहले प्रिंट, फिर आया था सीफ और फिर आया था कार्ड। इस तरीके से तो चलता है परंपरागत में। अपरंपरागत की अपन बात करें तो अपरंपरागत में हमारा एक तो आया था कौन सा? माइक्रोफिश, है ना। ये फिजिकल फॉर्म है, इनकी आकृतियों के साइज पूछे जाते हैं। जैसे कि अपना सीप सूची है 6x4 होती है, कार्ड होता है 5x3 होता है। ऐसे ही जो माइक्रोफिश है इसकी भी यहां पर आपसे पूछा गया है तो इसका भी 5x3 होता है। ठीक है ना। क्या होता है? 3x5 होता है। ठीक है ना। क्या होता है इसका? 3x5 इसका आकार होता है, 3x5। इसी में ओपेक आता है, इसी में मार्क आता है ना, इसी में विजुअल आता है। तो ये सब किस में आते हैं? अपरंपरागत में आते हैं। आंतरिक की अगर बात पूछ ली जाए तो आंतरिक में नाम सूची आती है, शीर्षक सूची आती है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि फिजिकल फॉर्म, फिजिकल का मतलब आपका जो कार्ड है उस कार्ड को क्या कहेंगे अपन? फिजिकली फॉर्म कहेंगे। आपके हाथ में कार्ड आ गया तो मतलब फिजिकल फॉर्म आपके पास आ गई है।
लेकिन उस कार्ड के अंदर आप एंट्री करोगे तो वो उसकी इनर फॉर्म हो गई, मतलब उसका आंतरिक हो गया। तो ये जो आंतरिक है इसको कितने भी कह सकते हैं कि अपन नाम से बना सकते हैं, शीर्षक से बना सकते हैं, लेखक से बना सकते हैं, टाइटल से बना सकते हैं, डिक्शनरी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस आंतरिक सूचीकरण को भी बांटा गया है। क्लियर है? चलिए अगला है, छद्मनाम शब्द के अर्थ के अनुसार अपनी पहचान छुपाने के लिए लेखक द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम का प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब यह है कि ये जो ग्रंथ है ना, ये जो ग्रंथ है, विच अमोंग द फॉलोइंग नेम यूज ऑफ ऑथर टू फॉर मीनिंग वर्ड सीडोनेम्स। सीडोनेम शब्द के अर्थ के अनुसार अपनी पहचान छुपाने के लिए लेखक द्वारा निम्न में से किस नाम का प्रयोग किया जाता है? मतलब क्या है कि आपने वो तो सीडोनेम तो सुन ही लिया होगा कि भाई ये सीडोनेम आता है, जो उसको नाम को छुपाते हैं उसको क्या कहा जाता है? सीडोनेम कहा जाता है। लेकिन उस सीडोनेम को कहा जाता है तो निम्नलिखित में से किस नाम का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वो जो है वो किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम के रिगार्डिंग ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हुए ही इसको हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है, पहला आंसर इसका राइट है ना, पहला आंसर इसका राइट है। 52 नेम उसको कहा जाता है। क्लियर है? चलिए साझा कैटलॉग मतलब वही एक तरह से रिसोर्स कैटलॉग का उदाहरण कौन सा है? यूनियन कैटलॉग होता है, या फिर अपन कह सकते हैं सेंटर कैटलॉग होता है, रिसोर्स शेयरिंग होता है, इंटर जो है लाइब्रेरी लोन होता है ना। इंटर लाइब्रेरी लोन का मतलब क्या होता है? इंटर लाइब्रेरी लोन का सीधा सीधा मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई किताब के लिए कोई पाठक आया और हमारे पास जब किताब लेने कोई पाठक हमारे पास आता है और हम उस किताब को उपलब्ध नहीं करवा पाते तो हम किसी अन्य लाइब्रेरी से लोन पे उस किताब को ले लेते हैं और तब पाठक की जो है इच्छा की पूर्ति हम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन। रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब होता है? रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है कि किसी पुस्तकालय से हम अपने रिसोर्सों का शेयर कर सकते हैं, है ना। उसमें रिसोर्स शेयरिंग में हम स्टाफ का शेयर नहीं कर सकते, है ना, अपने मैनेजमेंट का शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कोई रिसोर्स की बात आ जाती है तो उसको शेयर कर सकते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज कैटलॉग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, उसकी एक सेंट्रल लाइब्रेरी है और उसके चार पार उसके जो डिपार्टमेंट होते हैं, आसपास उसके डिपार्टमेंट जो होते हैं, उन डिपार्टमेंटों की जो लाइब्रेरी है वो उससे साझा करके रहती है, तो वो कैसी कहलाती है? सेंट्रलाइज्ड कैटलॉग कही जाती है। लेकिन इसको अपन यूनियन कैटलॉग के नाम से जाना जाता है। दो या दो से अधिक कैटलॉग मिलकर, पुस्तकालय मिलकर जिस कैटलॉग का निर्माण करते हैं। माइक्रोफॉर्म कैटलॉग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये जो माइक्रोफॉर्म जो कैटलॉग है इसका व्यापक रूप से उपयोग कब से किया जा रहा है ना, कब से किया जा रहा है, कौन से दशक से किया जा रहा है? तो ये जो दशक है 1970 के दशक से इसका उपयोग लगातार किया जा रहा है, ठीक है ना। 1970 के दशक से इसका लगातार उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रंथ सूची का जनक किसे माना जाता है? अब देखिए ये बिब्लियोग्राफी की बात आ गई है, तो बिब्लियोग्राफी के जो जनक हैं वो किसको कहा जाता है? तो बिब्लियोग्राफी के जनक कोनार्ड गैसनर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोनार्ड गैसनर को कहा जाता है। पॉल ऑल्टलेट और हेनरी लाफोंटेन, आपको डॉक्यूमेंट्सों के बारे में पढ़ा होगा, तब उनको डॉक्यूमेंट्सों के लिए यूज में लिया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कैटलॉग का भौतिक रूप नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो सीप सूची जो होती है, सीप सूची मैंने आपको बताया था कि भौतिक रूपों में परंपरागत और अपरंपरागत रूपों में बांटा गया है। अब चाहे वो परंपरागत हो चाहे अपरंपरागत हो, है तो वो फिजिकल फॉर्म ही। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैटलॉग इस फिजिकल फॉर्म का रूप नहीं है, पूछा है। तो सीप सूची होती है बिल्कुल, ओपेक होता है ना, आपका माइक्रोफॉर्म भी होता है, लेकिन आपका डिक्शनरी कैटलॉग जो होता है वो इसमें नहीं होता, ठीक है ना। डिक्शनरी कैटलॉग नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। क्लासिफाइड भी होता है, क्लासिफाइड मैंने बताया था बाहरी में। पुस्तक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड के लेखक कौन है? ये फिर से इस पुस्तक का नाम आ गया है और फिर से इस पुस्तक के नाम के साथ वही मैं बात कहने चाहूंगा कि सीसीसी, उस सीसीसी का ही एक पूरा नाम हो गया था। कौन से एडिशन से? कौन से एडिशन से? वही एडिशन जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया था, दूसरे एडिशन से। और दूसरा एडिशन कब आया था? 1945 में आया था।
पहला एडिशन कब आया था? 1934 में आया था। और अपना अंतिम एडिशन, इसका जो 5वां एडिशन है वो कब आया था? 1964 में आया था। तो ये जो है देने वाले कौन है? ये हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। एडिशनल रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कोड। अब दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है सैमुअल ल्यूब्स्की और मैरी पिकॉट। ये जो है निकलवे से किससे संबंधित है? मैंने कहा था आप लोगों को कि ऐसे संबंधित व्यक्ति का नाम आ जाएगा। जैसे मार्गेट मान के लिए मैंने कहा था कि मार्गेट मान का संबंध किससे है, तब आप लोगों को बताना था कि मार्गेट मान का संबंध जो है सूचीकरण से है। ऐसे ही यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है कि सैमुअल ल्यूब्स्की और अपने मैरी पिगॉट, ये जो है ये किससे संबंध रखते हैं? तो सीधा सा है, हालांकि हम कैटलॉग पढ़ रहे हैं तो आंसर भी कैटलॉग होना ही होना है, लेकिन आप लोगों को ये कैटलॉग यहाँ अभी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन याद रख के चलना है कि क्योंकि ये कैटलॉग की क्लास है तो आंसर कैटलॉग ही होने वाला है, ठीक है ना? तो लेकिन आप लोगों को ये चीज याद रखते हुए चलनी है। क्लियर है? चलिए आगे का प्रश्न है कि एक ऐसी स्थिति जहां कई स्वतंत्र पुस्तकालय एक कैटलॉग बनाने का काम साझा करते हैं, उनका पारस्परिक जो लाभ है उसको क्या कहा जाता है? तो कहने का मतलब एक ऐसी स्थिति जहां कई स्वतंत्र पुस्तकालय एक कैटलॉग का काम करते हैं, उनका पारस्परिक लाभ क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कोऑपरेटिव कैटलॉग। क्या कहा जाता है? कोऑपरेटिव कैटलॉग कहा जाता है, ठीक है ना? क्या कहा जाएगा उसको? कोऑपरेटिव कैटलॉग कहा जाएगा। मतलब स्वतंत्र पुस्तकालय एक कैटलॉग बनाने का, साझा करने का काम कर रहे हैं, मतलब किसी लाभ के लिए, तो वो अपने आप को कोऑपरेट करके चल रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाएगा? कोऑपरेटिव कैटलॉग कहा जाएगा, है ना? कोऑपरेटिव कैटलॉग उसको कहा जाएगा। चलिए अगला है, एक पुस्तकालय सूची है, मतलब एक लाइब्रेरी जो कैटलॉग है वो क्या है एक्चुअली? तो देखो ये क्या है, एक बिब्लियोग्राफिक टूल है, या एक कह सकते हैं सॉरी बायोग्राफिक टूल है, या बिब्लियोग्राफी है, या बिब्लियोग्राफिक टूल है, या ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप लोगों की जानकारी बता दूं कि ये कैसा है? एक बिब्लियोग्राफिक टूल है। क्या? एक पुस्तकालय की जो सूची होती है वो एक तरह से एक बिब्लियोग्राफिक टूल ही होती है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, प्रसूचीकरण इसका एक उदाहरण है। मतलब जो एक कह सकते हैं कि कैटलॉग जो है किसका एक एग्जाम्पल है? तो कैटलॉग जो होता है एक तरह से, जो कैटलॉगिंग जो होती है वो किसका एक उदाहरण होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है एक रिसोर्स शेयरिंग का उदाहरण होता है। किसका? रिसोर्स शेयरिंग का। जैसे एक कैटलॉग है तो कैटलॉग का हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैनेजमेंट का रिसोर्स शेयर नहीं कर सकते हम लोग, अपने स्टाफ का रिसोर्स शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपन कैटलॉग का एक कह सकते हैं कि रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये अपने रिसोर्स शेयरिंग का उदाहरण है। कौन सा? सूचीकरण। सूचीकरण जो होता है अपने रिसोर्स शेयरिंग का ही उदाहरण होता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, अलग अलग पुस्तकालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के आधार पर संघ सूची का यदि निर्माण किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? तो वही बात आ गई फिर से, वो कैसा कहलाएगा? वही कोऑपरेटिव वाली बात आ गई। कैसे आ गई? कि अलग अलग पुस्तकालय द्वारा, जो भी है अलग अलग पुस्तकालय है, उनसे उपलब्ध कराए गए आंकड़े के आधार पर, जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं और उनसे संघ सूची का निर्माण कराया गया है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको उनके द्वारा कोऑपरेट किया गया है। तो कहने का मतलब वो जो सूची है वो सूची कैसी कहलाएगी? एक तरह से कोऑपरेटिव सूची कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? कोऑपरेटिव सूची कहलाएगी, ठीक है? अब अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो यूनियन कैटलॉग क्या होता है, संघ प्रसूची क्या होती है? तो यूनियन कैटलॉग के लिए पूछा गया है कि यूनियन कैटलॉग क्या होता है। मैंने आप लोगों को एक नॉर्मल भाषा में बता दिया था कि दो या दो से अधिक जो पुस्तकालय होते हैं मिलकर किसी एक कैटलॉग का निर्माण करते हैं तो उसको यूनियन कैटलॉग कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आप लोग देखिए, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं यूनियन कैटलॉग के, और यूनियन कैटलॉग क्या है इसको पूछा गया है कि ये देखो, एक क्रम में कैटलॉग सूची दो या दो से अधिक पुस्तकालयों की होल्डिंग्स या होल्डिंग्स का हिस्सा, वही क्या कहलाता है? यूनियन कैटलॉग कहा जाता है। किसी दिए गए दस्तावेज के स्थान के लिए उपकरण नहीं, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में पुस्तकालय के कुल दस्तावेज संसाधन, कुल से हमें क्या करना किसी भौगोलिक क्षेत्र में, वो लेकिन वो रिसोर्स कर ही नहीं रहे, वो अपने आप में शेयर कर ही नहीं रहे। ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी स्रोत नहीं। देखो यहाँ बात यही हुई है
कि 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय, यहाँ पर किसी क्रम में कैटलॉग सूची 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों की होल्डिंग या होल्डिंग्स का हिस्सा जो बनते हैं उसी को क्या कहा जाता है, संघ सूची कहा जाता है, यूनियन कैटलॉग उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी कैटलॉग एक है, लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है? वही बात आ गई है, ये क्या है, एक बिब्लियोग्राफिक टूल है। याद रखना ये टूल है, टूल तो सबसे मेन है इसमें, लेकिन टूल में भी एक बिब्लियोग्राफिक टूल है लाइब्रेरी कैटलॉग, ठीक है ना, एक टूल का काम करता है, लेकिन बिब्लियोग्राफिक टूल है। कार्ड कैटलॉग में 2 लंबवत रेखाओं को जाना जाता है। देखो कार्ड कैटलॉग, कार्ड को मैं अभी आपको बना के बताता हूं कि ये जो कार्ड है इसमें एक फर्स्ट वर्टिकल होता है, एक सेकंड वर्टिकल होता है, ये लीडिंग लाइन होती है। तो ये जो फर्स्ट वर्टिकल होता है और एक सेकंड वर्टिकल होता है, तो इन दोनों की अपन बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? इनको हैंगिंग कहा जाता है क्या? हैंगिंग नहीं कहा जाता है ना। इनको क्या कहा जाता है? इंडेंशन कहा जाता है क्या? इनको हेडिंग कहा जाता है क्या? ये बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया था इनको इंडेंशन कहा जाता है, ठीक है ना। आप लोगों ने वर्टिकल सुना होगा, अग्र रेखा, उसके बाद में फर्स्ट वर्टिकल सुना होगा, लेकिन इसको इंडेंशन भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और इस प्रश्न के बाद अगला जो प्रश्न है हमारा, कटर बुक नंबर बनाने का आधार क्या कहलाता है? तो देखो जो हमारा सीए कटर था, सीए कटर के द्वारा बुक नंबर फॉर्मूला दिया था, सीए कटर जो थे उन्होंने बुक नंबर फॉर्मूला दिया था। आप लोगों को पता होगा कि बुक नंबर फॉर्मूला हमारे डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा भी दिया गया है। एसआर रंगनाथन महोदय जो हैं उनके द्वारा बुक नंबर फॉर्मूला भी दिया गया है। आपको पता होगा एल एफ बाई ए बी एस सी और सी आर, इनको अपन ऐसे कोष्टक में बंद कर चलते हैं ना, देखा होगा आपने कभी। तो 8 तत्व होते हैं इसमें, ये इसके कोष्टक होते हैं इस तरीके से, जो है ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये बुक नंबर बनाने के एक फॉर्मूला होते हैं। ऐसे ही सीए कटर ने क्या कहा था कि लेखक के नाम के प्रथम 3 अक्षर, जैसे कि आपका नाम है, आपका नाम क्या है, आपका कोई भी नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम ले लेता हूं, मेरा नाम हितेंद्र चौधरी है, तो मेरा जो HIT, इस तरीके से ये कटर फॉर्मूला दिया गया। तो बात किसकी आ रही है? नेम ऑफ द ऑथर, ठीक है ना, नेम ऑफ द ऑथर, इसमें नेम ऑफ द ऑथर की बात आ रही है, ठीक है साथियों। तो ऐसे ही हमारी जो क्लास है, इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों तक जो हमारी किताब पहुंच चुकी है, कई लोगों ने वो किताब अभी तक भी नहीं ली है, तो वो किताब अभी भी ले लें, क्योंकि वो ओल्ड पेपर से संबंधित है। क्लास तो है आपकी चलती ही रहेगी, लेकिन आपको अगर पहले ही वो किताब पढ़ लोगे, उसके बाद क्लास लोगे, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अब मैं फिर से एक बात और कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का यदि अभी भी आपको कोई कोर्स लेना है, तो हमारा जो कोर्स है वो हमने 999 में ही कर दिया है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, और इस नज़दीक एग्जाम को देखते हुए भी आपका जो कोर्स है, वो कोर्स हमने बहुत ही एक तरह से कम करके दे दिया है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग उस कोर्स पे जाके, एप्लीकेशन पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया है कि दिए गए ग्रंथ की सूची, विषयों के रूप में साहित्यिक स्रोतों की कुंजी, विषय परिकल्पना का यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिपादन, दस्तावेजों का संक्षेपण, ये सूची दी गई है, जिसमें सार, अनुक्रमणिका, कैटलॉग और ग्रंथ सूची। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये जो एक सूची बना के दी है, उस सूची बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है, उस सूची बनाने का उद्देश्य यह है कि इसका संबंध इनमें से किससे है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो दिए गए संग्रह की सूची, दिए गए संग्रह की सूची यहाँ पर दी गई है, तो उसका जो है ये किससे, अगर संग्रह की सूची बनाई गई है तो वो कैटलॉग सूची होती है, ठीक है ना। विषय के रूप में साहित्यिक स्रोतों की अगर कुंजी होगी तो उसको क्या कहेंगे, उसको ग्रंथ सूची कहेंगे। अगला है विषय परिकल्पना प्रतिपादन, जो होगा वो क्या होगा, वो आपकी इंडेक्स होगी, है ना। और दस्तावेजों का संक्षेप करके करते हैं ना अपन, उसका सार निकाल के देते हैं, तो वो उसका सार कहा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर इसका 3 4 2 1 इस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगला है
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। तो फिर वही बात की गई है। तो देखो ये कैटलॉग्स की एक प्रिंसिपल हुई थी जिसका नाम था ICCP, इस नाम से जाना जाता है इसको शॉर्ट में, है ना। 1961 में हुई थी, याद हो तो आपको, पेरिस में, जिसको पेरिस प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है ये कब हुई थी ये पूछा गया है, तो ये हुई थी अपनी 1961 में। दूसरा है इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, तो इसको भी अपन कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉग एक्सपर्ट, IMCE। इसको शॉर्ट, देखो ये जो शॉर्ट फॉर्म है इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है ना। तो ये जो है ये कब आई थी, तो ये आई थी कब, ये आई थी अपनी 1969 में। क्लियर है। अगला है इंटरनेशनल सिंपोजियम्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट, एक है CCF मीटिंग। CCF जो मीटिंग है वो 1978 में हुई थी, और ये जो है इन्स्पोंसिंग ये जो है 1960 में हुई थी। तो कहने का मतलब यह है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब इंटरनेशनल ICCP जो है 1961 में, मतलब एक का दो, फिर इंटरनेशनल मीटिंग, फिर एक, 2 1 3 4, ठीक है ना। क्या है इसका उत्तर, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। अब ये जो है किताब में आप लोगों को सही करनी है ना, ये सही करना है आप लोगों को। क्या करना है आपको, 2 1 3 4, है ना। हालांकि आपको करेक्शन पेज दे दिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर करेक्शन पेज अभी तक नहीं पहुंचा है तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है हमारा, और उस टेलीग्राम ग्रुप में आपका जो करेक्शन पेज है वो दे रखा है, और उस करेक्शन पेज के माध्यम से आप लोग इसको सही कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप क्लास भी देख रहे हो तो इस क्लास में देखते समय आप लोग इसको सही कर लेना। क्लियर है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि ICCP जो है 1961 में हुई थी, और अपनी IMCE जो है वो 1969 में, और अपनी CCF की जो मीटिंग है 1978 में, और इंटरनेशनल सिंपोजियम जो हुई थी वो 1960 में। इस तरीके से आपका ये जो विवरण है वो दिया गया है। आगे का प्रश्न है संघीय सूची किसका विवरण है। संघीय सूची जो होता है वो किसका विवरण होता है। संघीय सूची राज्य क्षेत्र में विकास कर रहे पुस्तकालय सदस्य, पुस्तकालय समूह में उपलब्ध पत्रिकाएं। संघीय राज्य में कोई मतलब नहीं है, पुस्तकालय महासंघ बिल्कुल नहीं। तो इसमें या पत्रिकाएं आ जाती या फिर कह सकते हैं किताबें भी आ जाती तो भी चल जाता। तो ये जो इसका है इसका राइट आंसर है कि ये इसका एक तरह से विवरण है, एक्सप्लेन है इसका। प्री नेटल कैटलॉग इस प्रकार को, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको अपन जाना जाता है CIP नाम से, CIP के नाम से जाना जाता है प्री नेटल कैटलॉग, है ना। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशंस, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है इसी में, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण मतलब यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, UBC और UBC जो है प्रोग्राम किसके द्वारा दिया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो UBC जो प्रोग्राम है आप लोगों को खूब अच्छे से पता होगा कि कई सारे प्रोग्राम हो, चाहे वो UBC हो या UDT हो, है ना, ऐसे कई सारे प्रोग्राम इफ्ला के द्वारा दिए गए हैं। ये अपना किससे संबंधित है, बिब्लियोग्राफिक से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको इसमें रख दिया है। तो ये जो है इसलिए इसको यहाँ पर इफ्ला के द्वारा, इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा 1927 में इस इफ्ला की स्थापना हुई थी, है ना। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी। मैंने आप लोगों को सारे ये करवा दिए थे, OCLC और अपना FID। इस तरीके से जो है ये सारे के सारे प्रश्न आपको मैंने पहले भी जो कैटलॉगिंग की और उनकी क्लासें थी उनमें करवा दिए थे। चलिए कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन जो कार्यक्रम है किसके द्वारा दिया गया था, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। ये पहले वाली क्लास में भी करवा दिया था मैंने। अगला प्रश्न है कि नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया, क्या नाम था इसका, नेशनल यूनियन कैटलॉग। जो ये देखो इसकी फुल फॉर्म भी पहले पूछ ली गई थी, नेशनल यूनियन कैटलॉग साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया। इंडिया की बात कही थी मैंने, इंडिया को याद कर लेना, ऐसे बोला था मैंने, आपको याद हो तो ये जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये निस्पर के द्वारा दिया जाता है। निस्कियर से दिया जाता था, लेकिन निस्कियर का नाम आज क्या हो गया है, निस्पर हो गया है, तो इसलिए इसको निस्पर ही याद रखना है। क्लियर है। एक यूनियन कैटलॉग है, आपसे 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं इससे कि ये क्या है, ये यूनियन कैटलॉग है, इसकी फुल फॉर्म क्या है,
इसको दिया किसने है, ऐसे करके इसके 3 प्रश्न बनते हैं। अगला है बीएनवी कार्ड का वितरण का कार्य लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। तो कहने का मतलब जो बीएनवी का कार्ड है उस कार्ड का वितरण जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो ये किसके द्वारा, एक तरह से सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक पुस्तकालय सूची का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि सामग्री के संग्रह के लिए एक के रूप में सेवा करना है। एक के रूप में सेवा करना है, क्या लोकेटर या अपना सोर्स या अपना डिस्क्रिप्टर या अपना, इनमें से कोई नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, खोजकर्ता के द्वारा। एक पुस्तकालय सूची की प्राथमिक उद्देश्य होता है कि उसकी संग्रह के रूप में सेवा करना। ठीक है साथियों, तो ये जो क्लास है इस क्लास को आज हम यहीं खत्म करते हैं। आगे की जो क्लास है इस आगे की क्लास को हम इसके बाद जो भी बचे हुए प्रश्न हैं उनको करा देंगे, तो सूचीकरण का टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। और अगला सूचीकरण के टॉपिक में जो हेडिंग आएगी, हमारी किताब में जो हेडिंग दी गई है, उन हेडिंग से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उनको हम आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये जो क्लास है बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आ रही होंगी। और आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें, ये आप लोगों को जरूर बताना है, क्योंकि आप लोग बताएंगे नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, फिर मैं बीच में भी छोड़ दूंगा, फिर आप लोग कहोगे कि आपने बीच में छोड़ दी। क्यों, क्योंकि मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप लोगों का समय भी बचे और आपकी तैयारी भी होती रहे। आप लोग, मैं कह रहा हूं कि खाना खाते खाते भी ये क्लास देख सकते हो, है ना। आप लोग कह सकते हैं कि कोई और अदर काम कर रहे हो तो उसको साथ में ये क्लास जो है चला के बैठ जाओ, तो आप लोगों की वैसे ही क्लास होती जाएगी और आपकी किताब जो है उसको रिवाइज होते जाएगा। तो ये उद्देश्य बहुत अच्छा उद्देश्य है, यदि आप इस उद्देश्य को बहुत अच्छे से इसका उपयोग करते हो तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन इसलिए ही दिया जा रहा है ताकि आप लोग यहाँ पर जो क्लास में सॉल्यूशन दिया जा रहा है उसको आप किताब में भी पढ़ सकें। और किताब में पढ़ने के साथ साथ जब आप दोनों चीजें एक साथ कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये किताब याद हो जाएगी। और ये सारे के सारे ओल्ड पेपरों के प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो ओल्ड पेपर से बाहर है। तो आप देख सकते हो कि ओल्ड पेपरों में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है साथियों, तो ये जो क्लास है, ये क्लास का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मजबूत बनाना एग्जाम से पहले, ये हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा हमारा इससे कोई भी लोभ नहीं है। ठीक है साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट में जरूर बताएं आपकी क्या आपके इस क्लास को लेके मन में विचार हैं। ठीक है,